नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अलग अलग बातें हैं। मैंने ये भी बताया था कि वैक्सीन आपको इम्यून नहीं कर सकती और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के अगर तरीके हैं तो वो सारे नेचुरल तरीके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। कुछ डेटा है जो मैं आज आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ सवाल जो कि मुझसे पूछे गए हैं, जो कि अनऑफिशियल सवाल हैं, जिसको मैं आज आंसर करूँगा। पर मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि ये सवाल किसने पूछे हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इनफॉर्मल। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है दूध। पता है दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़ और मेंटल डिजीज़ के स्प्रेड होने में। मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन से बचाएं। आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन तो हमारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। ये एक सोच है, ये एक मिथ है। इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पोलियो का। ऐसा लगता है कि पोलियो वैक्सीन आने के बाद पोलियो दुनिया से चली गई और सारा क्रेडिट पोलियो वैक्सीन को ही है। अब आंकड़ों को देखते हैं। पोलियो जब दुनिया में आया था 1850 के आसपास, तब हर 1 लाख बच्चे में से 15 पोलियो के शिकार होते थे। फिर आप ग्राफ को देखेंगे तो पोलियो बहुत तेज़ी से बढ़ा और धीरे धीरे दुनिया से जा रहा था। अब एक बात को समझिए कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब दुनिया में आता है तो उसका एक साइकिल होता है। शुरुआत में बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और धीरे धीरे दुनिया से चला जाता है। 1950-60 के दौरान जब पोलियो दुनिया से जा ही रही थी, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा, तब पोलियो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ और सारा क्रेडिट पोलियो वैक्सीन को मिल गया। अगर हम डिप्थेरिया का एग्जाम्पल देखते हैं, जब डिप्थेरिया दुनिया में आई 1880 के आसपास, तब हर लाख में से लगभग 1400 लोग इससे इन्फेक्ट होते थे। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे कम हुआ और 1940-50 के आसपास जब ऑलरेडी डिप्थेरिया दुनिया से जा रही थी तो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ और सारा क्रेडिट वैक्सीन ले गया। ठीक इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वूपिंग कफ का। इसमें भी आप ग्राफ को देखेंगे तो वैक्सीन तब इंट्रोड्यूस हुई जब वो नेचुरली दुनिया से जा ही रही थी। सेम इज़ द स्टोरी ऑफ मीजल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह मियादी बुखार या टाइफाइड फीवर बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैली और अपने आप ही अपने नेचुरल साइकिल को फॉलो करते हुए दुनिया से चली गई। इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, अगर बनता तो क्रेडिट ले जाता। अगर स्कारलेट फीवर की बात करें, जिसको लाल बुखार भी कहते हैं, तो इसका भी कोई वैक्सीन नहीं आया और ये दुनिया से अपने आप चली गई। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड होता है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन का। इट कम्स, इट स्प्रेड्स एंड देन इट फाइनली गोज। अब मैं चाहूँगा कि मैं वो सवाल ले लूँ जो मुझे आंसर करने हैं। पहला सवाल है कि व्हाट वाज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1900 एंड व्हाट इज़ इट करेंटली। मेरा इंस्टेंट जवाब है आस्क गूगल। लेकिन मैं बता दूं 1900 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर पूरे विश्व की देखी जाए तो वो थी 31 ईयर्स, जो कि अभी हो गई है लगभग 70 साल, 69.73 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। अगर ये सवाल इसलिए पूछा गया है मुझसे कि वैक्सीन की वजह से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो यहाँ मैं इस बात को काटना चाहूँगा, अगर ये बात है तो। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया और बताया भी कि जो भी वायरल इन्फेक्शंस आए थे वो अपने आप नेचुरल साइकिल में गए हैं, वैक्सीन ने सिर्फ क्रेडिट लिया है। तो
ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ। उस समय पर अगर देखी जाए 1900 में तो पॉवर्टी वॉज अ वेरी बिग फैक्टर, जिसकी वजह से अंडर नरिश्ड होते थे बच्चे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती थी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। हाँ, ये बड़ा चर्चा में है आजकल कोरोना वायरस को लेकर कि हर्ड इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई भी साइंस नहीं है, ये एक फिलॉसफी है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप, झुंड। जैसे कि हाथी का बहुत बड़ा झुंड है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े हाथी जा रहे हैं, तो हाथी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन झुंड के बीच में वो सिक्योर्ड रहते हैं, इम्यून रहते हैं। कोई जानवर, शेर अटैक नहीं करेगा क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारे हाथी हैं, और वही अगर बच्चे अगर अकेले हों तो शेर उनको खा जाएगा। तो इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनाइजेशन। और अगर ये वैक्सीन के टर्म्स में पूछा गया है तो मैं ये रिकॉल कराना चाहूँगा कि इट इज़ हर्ड इम्यूनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट हर्ड वैक्सीनेशन। हर्ड वैक्सीनेशन का तो हमने पोलियो के केस में एग्जाम्पल देखा है कि पल्स पोलियो ले लो, सब 5 साल से कम है तो ले लो 2 बूंद ज़िंदगी की, दैट वाज हर्ड इम्यूनाइजेशन। लेकिन हर्ड वैक्सीनेशन, बट हर्ड इम्यूनाइजेशन इज़ अबाउट द इम्यूनिटी विच कैन बी अटेन्ड नेचुरली ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सप्लेन कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट। स्मॉल पॉक्स के अलावा और भी पोलियो और मिज़िल्स, बहुत सारे बीमारी कैसे इरेडिकेट हुए। इरेडिकेट इज़ अ रॉन्ग वर्ड। इरेडिकेट इज़ अ मार्केटिंग टर्म। इरेडिकेट कुछ नहीं हुआ है, नेचुरल प्रोसेस में सब गया है, किसी को उन्मूलन नहीं किया गया है। चौथा क्वेश्चन है कैन यू पर्सनली साइट अ नेम ऑफ अ चाइल्ड हुम यू नो हु डाइड बिकॉज ऑफ वैक्सीन और डेवलप्ड सीरियस साइड इफेक्ट्स, इफ दे डिड व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इट हैपनिंग। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो में या आज मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि वैक्सीन किसी को पड़ता है तो उससे वो मर जाएगा या फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। मैंने उस रेम को टच ही नहीं किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि यू सेड सम वैक्सीन इज़ वर्थ 10,000 रुपीज़, विच वैक्सीन इज़ दिस? आई एम गेसिंग कॉस्टलीस्ट वन इज़ 390 रुपीज़। I think then you don't know if you are saying that it is 390 rupees, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हुई है जिसने अपनी बच्ची का वैक्सीनेशन कराया है और उसने मुझे बताया है खुद कि जो सबसे कॉस्टली वैक्सीन था वो 5,500 रुपये का था, जिसमें कि डॉक्टर ने बोला था कि इसके साथ 2 और वैक्सीन इसको लगाना कंपलसरी है, जो कुल मिला के वो 10,000 का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, व्हाट आर मेमोरी सेल्स? दिस इज इंटरेस्टिंग। मेमोरी सेल्स बहुत ही लंबे समय तक जिंदा रहने वाले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। कभी भी कोई वायरस हमको इन्फेक्ट होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो उसको फाइट करती है, जो मैंने बोला था ना, वो सैंपल कलेक्ट कर लेता है, तो एक यादाश्त उन सेल्स के पास रह जाती है बॉडी में कि अगली बार वही वाला वायरस अगर आपको अटैक करेगा तो बॉडी उसको काफ़ी ईज़ के साथ उसको फाइट कर लेती है। सो दिस इज़ अबाउट मेमोरी सेल्स। How precisely does our immune system fight against infection? I think this question has some ambiguities, yet I'll try to answer this. How precisely does our immune system fight against infection? जितनी मजबूत आपकी इम्यूनिटी होगी, और इसमें वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है, जितनी मजबूत आपकी इम्यूनिटी होगी उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और उतना ही ज़्यादा प्रिसाइसली वो किसी भी फॉरेन बॉडीज़ को फाइट करेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो एवरीडे लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने खतरनाक वायरस को आपकी बॉडी ने फाइट कर लिया। तो आई थिंक दिस आंसर्स दिस क्वेश्चंस। मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मुझसे पूछा गया था, लोगों ने क्वेश्चन किया था कि पिछले वीडियो में मैंने जो वैक्सीनेशन के बारे में बताया था और मैंने सीधा यही बोल रहा था कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो उसका बेसिस क्या है, उसका ये दिखाओ वो दिखाओ, रिसर्च पेपर्स दिखाओ। तो मैं बता दूं कि मैंने कल वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में 40 अलग अलग रिसर्च पेपर्स, जो मैं बात कर रहा था ना, जो मैंने पढ़े हैं, जिसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ, वो सारे रिसर्च पेपर्स
का URL मोस्टली गवर्नमेंट के साइट्स पे है, वो मैंने उस लास्ट टाइम वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ कोई भी जाके 39 रिसर्च पेपर को पढ़ सकता है। मेरा इंटेंशन बस ये होता है कि क्या होता है ना कि ये जो मेडिकल जर्नल्स में ये जो रिपोर्ट्स पेपर्स छपती हैं, इसको कोई भी पढ़ता नहीं है, आम जनता तक ये नहीं पहुंचता है। वो इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि इसको कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर कहीं पे पब्लिश्ड रिपोर्ट है रिसर्च जो कह रहा है कि इम्यूनाइजेशन इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाके किसको क्या पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं। तो मेरे जैसा कोई इंसान होता है, वो उसको पढ़ता है और फिर उसको आसान भाषा में कोशिश करता है कि लोगों को कम्युनिकेट करे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आप इन वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी ये बातें बताएं। और ऐसा नहीं है कि ये इसके नीचे कोई बेस नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर तरीका ये है कि मेरे हर वीडियो में मेरा ईमेल डिस्प्ले होता है। आप मुझे ईमेल करिए और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो कल हुई वैक्सीनेशन पे बात और आज हुई वैक्सीनेशन पे बात, इसको मैं सम अप कर देता हूँ। इन कंक्लूजन सब कुछ को मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस बचपन से लेके मृत्यु तक हमको अटैक करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने जबरन ही इम्यूनाइज कर के अपनी बॉडी को बचपन से ही इम्यूनाइज किया है, तो 20-25 वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया है। डेफिनेटली जब वो बैक्टीरिया या वायरस दोबारा अटैक करेगा तो हमारे मेमोरी सेल्स को याद होगा, तो वो डिजीज़ नहीं होंगी। लेकिन 3 लाख से ज़्यादा अलग अलग, किसी जर्नल में पता है लिखा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हमको अटैक करते हैं। तो हम अपनी बॉडी को ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक बच्चा है, उसके पास 100 ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, और उसने 100 ब्लॉक्स से बनाया 2 बिल्डिंग। अब आप बोलेंगे कि 2 और बिल्डिंग बना के दिखाओ, तो उसका काम बढ़ गया ना, फिर से खोलेगा, फिर से लगाएगा। तो वही होता है हमारे शरीर के साथ। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जो भी रीजंस थे, पहले जो बीमारियां होती थी, बच्चे मर जाते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, उसके अराउंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज का टाइम और वो टाइम एक ही नहीं है। तो इसीलिए हमको अपनी बॉडी को इम्यून नेचुरली होने देना चाहिए। मैंने बताया था ना कि चोर रास्ता होता है। कोई भी इंसान अगर आज तक ज़िंदगी में कोई भी इंजेक्शन उसने लिया है तो वो चोर रास्ता है। वो लीवर को बाईपास करके लिया है। आप कोई भी वैक्सीन पी जाइए, या तो उल्टी हो जाएगा या पेट खराब हो जाएगा। इसका मतलब इट इज़ नॉट नेचुरल टू डू इट। व्हाट इज़ नेचुरल आई ट्राई टू टेल यू। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इनमें से कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और लोगों को भी ये बात बताएंगे। नमस्कार।